इस वक्त उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार की वजह से योगी आदित्यनाथ का गुस्सा सातवें आसमान पर है और इस वक्त एक बैठक चल रही है योगी आदित्यनाथ के घर पर। यह बैठक क्यों बुलाई गई? योगी ने गुस्से में यह बैठक बुलाई है, ऐसी खबर आ रही है। और इस बैठक में योगी उन तमाम नेताओं की क्लास लेने वाले हैं जिनकी वजह से उनके परफॉर्मेंस पर सवाल उठा है। ये वो नेता कौन है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम जो चर्चा करने वाले हैं उसमें उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कई राज सामने आएंगे। दिल्ली में क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ ने जो पर्चा भेजा था दिल्ली आखिर वो पर्चा रिजेक्ट क्यों किया गया? और अब जब योगी आदित्यनाथ के दौर में उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई है करीब 31-32 सीटें, तब योगी पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, ये सब समझिएगा। इस चर्चा में आपको इसका जवाब मिलेगा। कौन है वो आदमी, वो इंसान कौन है जिसने योगी के पीठ पीछे सारा खेल किया, किसके इशारे पर सारा खेल किया गया, ये आपको इसका जवाब मिलेगा। सबसे पहले पंकज जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली कौन सी लिस्ट भेजी थी? आज अचानक जब बीजेपी हार रही है उस लिस्ट की चर्चा क्यों आई, इससे पहले क्यों नहीं आई? मैं बताता हूं पूरी कहानी क्या हुई। दरअसल टिकट किसको मिलना चाहिए इस बात की चर्चा थी। योगी आदित्यनाथ ने 31 उम्मीदवारों की लिस्ट दिल्ली भेजी थी। उसमें से 24 उम्मीदवारों 24 कट करके वहां से आया। दरअसल योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि कुछ ऐसे एमपीज हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, उनकी टिकट काटी जाए, लेकिन उनका टिकट रिपीट किया गया। और अभी आप देखिएगा ना, तो आप लिस्ट निकालिए सीट बाय सीट, उनमें से अधिकतर हार गए हैं। और सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात, फीडबैक। उत्तर प्रदेश में कुछ लोग ऐसे थे संगठन के अंदर जो कि योगी आदित्यनाथ और शीर्ष नेतृत्व को गलत फीडबैक दे रहे थे, ग्राउंड की जानकारी। उन्हें बताया जा रहा था, कन्विंस किया जा रहा था कि हम 70 से ऊपर सीटें जीत रहे हैं, 70 से ऊपर सीटें जीत रहे हैं। जबकि ग्राउंड वर्कर्स, जो कार्यकर्ता थे, जो मंडल अध्यक्ष थे, वो लगातार चिल्ला रहे थे कि हमारे मंडल में ये कमजोरी है, ये कमजोरी है। उस बात को पहुंचने नहीं दिया गया। ये बीच वाले जो हैं उन्होंने गड़बड़ की है। अब मैं आपसे एक बहुत बहुत गंभीर सवाल पूछता हूं, आप बहुत ध्यान से इसका जवाब दीजिएगा। ये बीच वाले कौन थे? ये जो बीच वाले जो बार बार इसमें अभी इस वक्त नाम सामने आ रहा है, ये बीच वाले कौन थे? अभी नाम लेना उचित नहीं होगा क्योंकि पार्टी अपने हिसाब से कार्रवाई करती है, लेकिन मैं इतना कहूंगा, ये बीच वाले वैसे दलाल किस्म के लोग हैं जो बीजेपी संगठन पे पैरासाइट की तरह चिपके हुए हैं और वो खून चूस रहे हैं। वो दिन रात गणेश परिक्रमा और मैं बताता हूं नॉन परफॉर्मर है। नॉन परफॉर्मर नहीं, ये गलत फीडबैक देने वाले हैं। ऊपर के सारे नेताओं को यह कन्विंस किया गया कि आप 70 से ऊपर जीत रहे हैं, 70 से ऊपर जीत रहे हैं। 76 सीट की रिपोर्ट दी गई थी कि 76 आप जीत रहे हैं, और विथ रीजन रिपोर्ट दी गई थी कि आप कैसे जीत रहे हैं, क्या जीत रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, मैं बहुत गंभीरता से यह बात कह रहा हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं। इसके बाद भी पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश साफ हो गया, करीब करीब साफ ही है। मेरठ जैसी सीटों पर अभी काउंटिंग चल रही है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश आपने लूज कर दिया। जो 12-14 सीटें महत्वपूर्ण थी, आपने वहां गंवा दिया सब कुछ। आज भी मैं बताऊं क्या कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ये जो संगठन के चट्टे बट्टे हैं, ये कह रहे हैं दलित वोट शिफ्ट हो गया सपा की तरफ। वो क्या हो गया कि जो है ना, राम मंदिर का मुद्दा नहीं चल सका। अरे दलित वोट शिफ्ट हो गया तो चुनाव के पहले तुमको नहीं पता था कि शिफ्ट हो रहा है? क्या कर रहे थे? संगठन का काम यही तो है कि जिधर से वोट, अगर दलित वोट मान लिया कि बसपा से समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, क्या आपने जानकारी दी समय रहते पार्टी को? कुछ नहीं जानकारी दी। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं। बूथ प्रभारियों का एक खर्चा दिया जाता है कि मान लिया बूथ पे जो पोलिंग एजेंट वगैरह बैठे ना, तो वहां पे चाय पानी के लिए, ये के लिए, और जो वोटर है उनकी सुविधा के लिए खर्चा दिया जाता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कुछ इलाके ऐसे हैं, आप पूछ लीजिए जाके बूथ प्रभारियों को कि जितना पैसा पार्टी ने दिया था उतना उन तक पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा। बीच में उस पैसे को कौन खाया? और कौन ऐसा नेता था जो छोटे कार्यकर्ताओं को प्रोटोकॉल के नाम पे डरा रहा था, धमका रहा था?
कि प्रोटोकॉल है, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, फीडबैक देने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा कैसे पूर्वांचल साफ हुआ। रॉबर्ट्सगंज साफ, चंदौली, गाजीपुर में हार हो रही है। महेंद्रनाथ पांडे से जाके पूछ ले, जो कैंडिडेट लड़ रहा है चुनाव, से पूछे क्या हुआ था। बलिया, घोसी, आजमगढ़, लालगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर में तो बीएसपी के सांसद को, सिटिंग सांसद को ले आए, रितेश पांडे को, विदेश से पढ़े लिखे, उनको लगा कि रितेश पांडे आते ही चमत्कार कर देंगे, और लालजी वर्मा ने ऐसी धूल चटाई, सारी गलतफहमी निकाल कर रख दी लालजी वर्मा ने। और ऐसी वैसी नहीं, कम से कम 1,35,000 से ज्यादा वोटों से वो इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। ये इस वक्त आंकड़े बता रहे हैं। अब ये सब छोड़ दीजिए पूर्वांचल, अब थोड़ा आते हैं अयोध्या पर, जहां ये नारा लग रहा था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। आप सोचिए ना, मंथन करिए, क्यों हार गए? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, मोदी जी गए, उद्घाटन किया, राम मंदिर, 500 साल पुराना इतिहास, सब जीत गए आप, क्यों हार गए सीट? नहीं तो सब मोदी योगी के भरोसे थे ना। मोदी जी जिता देंगे, योगी जी जिता देंगे, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हम तो बस एमपी बन के मलाई खाएंगे। हम संगठन में हैं, बीजेपी के संगठन में, मुझे 2 काम कर दो, एक पद दे दो और थोड़ा सा पैसा दे दो, बस, बाकी मेरा काम खत्म हो गया। बाकी मेहनत तो मोदी जी योगी जी कर ही लेंगे। अब इसके बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखिए, कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, साफ। एक चीज इसका कारण और हुआ, अमित शाह की थोड़ी सी दूरी रही इस बार उत्तर प्रदेश से। संगठन के रूप में वो नजर रखते थे इन सब चीजों पे। इस बार क्या हुआ कि उनको आश्वस्त कर दिया गया कि आप तो क्लीन स्वीप कर रहे हैं, वैसे स्टेट में आप फोकस कीजिए जहां पे एक टफ कंपटीशन है। क्लीन स्वीप कर रहे हैं, क्लीन स्वीप कर रहे हैं। 2014 से बेहतर पोजीशन है, 2019 से बेहतर पोजीशन है। कांग्रेस इस बार 42 सीट भी नहीं आ रही है। ये सारी बातें फीड की गई थी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को। और जब भी रिपोर्ट मंगाती है पार्टी कि भाई नीचे से, ग्राउंड से ऊपर से रिपोर्ट आओ, उस रिपोर्ट को आप देखिएगा चुनाव के पहले शीर्ष नेतृत्व को और योगी जी को भी, योगी जी पूछते थे क्या हाल है जी तुम्हारे यहां? अरे हम लोग बस यहां का चिंता नहीं करना, उत्तर प्रदेश का चिंता मत कीजिए, आप चले जाइए बंगाल में प्रचार करने, आप चले जाइए बिहार में प्रचार करने, यहां टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसके बावजूद योगी हो या मोदी हो, ये दोनों लगातार सभा और रैलियां कर रहे थे। आज जो भी आया, मैं ये नहीं कह रहा हूं, सिर्फ 2 वजहों से आया है, योगी और मोदी। बाकी सब ये जो पैरासाइट है ना मोदी योगी पे, कि मोदी योगी कर लेंगे, मोदी योगी कर लेंगे। अरे भाई, संगठन में कम्युनिकेशन गैप बीच मैं बता रहा हूं ना। अच्छा, मैं एक कार्यकर्ताओं की आवाज और चर्चा करना चाहूंगा। इस घटना पे बहुत विवाद भी हुआ और इस पर बहुत सारी टिप्पणियां आई। अब इसमें कितनी सच्चाई है हम इसकी तह में नहीं जाएंगे, लेकिन आज जब चूंकि बीजेपी की हार की समीक्षा हो रही है, तो इस बात पर आपको अगर याद होगा, आपने वो तस्वीर देखी होगी जब अमेठी में चुनाव हो रहे थे, तो चुनाव के वक्त स्मृति ईरानी थोड़े गुस्से में थी। वो बूथों पर जा रही थी, वो थोड़े गुस्से में नजर आई थी। कई लोगों ने, कई ऐसे यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो भी बनाए थे और कहा गया कि उनके और योगी जी के बीच में कुछ हुआ है। नहीं, मैं बताऊं वहां क्या हुआ है। वहां स्मृति ईरानी को बीजेपी के संगठन के ही कुछ लोगों ने हराया है, साजिश रच के हराया। मैं पूरी जिम्मेदारी से, आप स्मृति ईरानी से बाद में पूछिएगा, वो सारी कहानी जानती है और बताएंगे भी, वो सारा कुछ बताएंगे क्या हुआ है अमेठी में। कैसे कुछ लोगों ने, संगठन के अंदर के ही कुछ लोगों ने ऑफिशियल कैंडिडेट को हराने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचे हैं। नाराजगी, रूस गए हैं, रूठे हुए हैं, चुनाव सर पे है, सब दौड़ रहा है कन्विंस दूसरे को करना है। ये तो खुद ही रूठे हुए, पहले अब पार्टी वोटरों को कन्विंस करे या पहले ये रूठे हुए फूफा को मनाए, ये हाल है वहां। मुझे लगता है अति आत्मविश्वास में थी वहां पर पार्टी, अति आत्मविश्वास में कि हरा ही देंगे। स्मृति ईरानी फीडबैक बार बार लिया जा रहा था और बार बार फीडबैक में बोला ना कि शीर्ष नेतृत्व को यह कन्विंस कर दिया गया था कि आप 70 से ऊपर आ रहे हैं। और जो ग्राउंड पे जो कुछ चल रहा था, कार्यकर्ता बता रहे थे अनुपम, लेकिन वो जो बीच वाले लोग हैं ना, उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रोटोकॉल के नाम पर चुप कराया। मैं एक मीटिंग में बोल नहीं सकते। मैं एक दो और एग्जांपल देता हूं। अगर आपको याद हो, अजय मिश्रा टेनी का जब मामला उठा था, योगी आदित्यनाथ ने कितना विरोध किया इस मामले को? अगर आपको ध्यान हो तो योगी आदित्यनाथ ने विरोध किया, इसके बावजूद अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री बने रहे, सख्त कार्रवाई के फेवर में थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन अजय मिश्रा टेनी बने रहे, कार्रवाई हो। और दूसरी बात चली नहीं। और एक मैं और कहानी बताता हूं। एक कैंडिडेट थे, वो योगी जी के पास आते हैं और
पैरवी कर रहे थे कि भैया मुझे टिकट, मतलब महाराज जी मुझे टिकट दिया है, टिकट दिया जाए। मतलब बड़ा कटाक्ष में हल्का सा मुस्कुराते हुए योगी जी ने कहा कि मैंने पैरवी कर दिया तो डेफिनेटली तुम्हारा टिकट कट जाएगा। ये स्थिति में एक एग्जांपल मैं इसमें अब इसमें एक बात जोड़ देना चाहता हूं। आपने वो इंटरव्यू देखे जब ब्रजभूषण शरण सिंह इंटरव्यू दे रहे थे और कह रहे थे, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप योगी को नेता मानते हैं, उनका क्या जवाब था? योगी और ब्रजभूषण, आप सोच कर देखिए कि एक प्रदेश में एक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, उसके भरोसे आप हैं कि वो पूरे प्रदेश में आपकी जीत तय करेगा, और आपने एक ऐसे किसी शख्स को टिकट दे दिया जो उसी मुख्यमंत्री के खिलाफ खुलकर कैमरे पर आता है, कहता है कि वो मेरे नेता नहीं है, और फिर भी उसको उसके परिवार के एक लड़के की टिकट बची रह जाती है, उसको टिकट दिया जाता है, धूम धड़ाके के साथ, ढोल नगाड़े के साथ टिकट मिलता है डिसिप्लिन के बावजूद। क्या आप सोच कर देखिए कि बीजेपी में अगर कोई आदमी मोदी जी के खिलाफ बोल देता तो क्या उसकी टिकट बची रह जाती? नहीं होता। लेकिन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलने के बाद भी टिकट बची रह गई, और इसके बाद भी वो उस नेता ने चुनाव लड़ा। क्यों? क्योंकि वो दबंग था, अपने इलाके में बाहुबली था, उसका अपना एक वोट बैंक है, पार्टी को एक सीट पक्की लग रही थी। नैतिकता यहां काम नहीं कर गया, यहां नैतिकता ने काम नहीं किया पार्टी का। यहां और मैं बड़ी पीड़ा के साथ ये बात बोल रहा हूं कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं जिन्हें योगी जी की लोकप्रियता हजम नहीं हो रही, वो अनकंफर्टेबल है। और ये कई इंडिकेशंस, आपने भी इंडिकेशंस बताए। अजय मिश्रा टेनी वाला प्रकरण हो गया, ब्रजभूषण शरण सिंह वाला प्रकरण हो गया। बताइए कि एक मुख्यमंत्री जिसने उत्तर प्रदेश को संभाला है, इतना आगे बढ़ा रहा है, उसके खिलाफ अगर कोई इंडिसिप्लिन करता है तो क्या पार्टी को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? मैं आम जनता से पूछता हूं, उत्तर प्रदेश की आम जनता से, क्या कोई बोले या ना बोले इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या आपको महसूस नहीं होता कि योगी आदित्यनाथ का साइज कैसे कम किया जाए? उनके खिलाफ कुछ लोग हैं या नहीं हैं, बयान देने से नहीं होता, महसूस करने की चीज है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता से सभी लोग खुश हैं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और मैं एक और बात बता देता हूं, देखिए, देर सवेर जनता फैसला कर ही देती है। जितने लोग थे जो अहंकार में डूबे हुए थे, जिनको लगता था, अजय मिश्रा टेनी ने कितने पत्रकारों के कैमरे पर मारा, धमकी दी, आपने देखा होगा जब ये सारा कांड हुआ था, देखा होगा आपने। आज हालत ये है कि करीब 33,000 वोटों से चुनाव हार गए, वो करीब करीब हार चुके हैं। नहीं अनुपम, एक चीज देखिए ना, शिवपाल सिंह के साथ क्या कुछ नहीं हुआ समाजवादी पार्टी में, लेकिन इस चुनाव में शिवपाल सिंह यादव संगठन का पूरा काम देख रहे थे, और तमाम अपमान के बावजूद, बेइज्जती के बावजूद कि सपा जिंदा रहना चाहिए और सपा मजबूत होनी चाहिए। अखिलेश यादव प्रचार कर रहे थे, और जो संगठन के नट बोल्ट हैं, जो महीन बारीकियां हैं, उसकी देखरेख शिवपाल यादव कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में क्या है, जिनको संगठन देखने के लिए दिया गया था, आधे लोग रुष्ट, मनाने के लिए हमको पूछा नहीं, मीटिंग हुआ तो मुझे इनवाइट नहीं किया। अरे उसकी बेटी की शादी थी कि इनवाइट करते? आप पार्टी में हैं, पदाधिकारी हैं, पता है कार्यक्रम है, लग जाओ यार वहां काम में। पूछाने के लिए बहुत मरे रहते हैं। तो अब बताइए, कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो ये पहले सबको मनाए एक राउंड, और तब सब आके उठ के काम करेंगे। किस बात का इतना ईगो यार? संगठन में क्या ईगो? हमने तो वो जमाना देखा है जब अटल जी और आडवाणी जी, नानाजी देशमुख गांव-गांव पैदल घूमकर चना चबेना खाकर इस संगठन को खड़ा किए हैं, और तुम सिर्फ इसलिए नाराज हो कि तुमको किसी ने फोन करके पूछा नहीं। जरा अपनी हालत पे देखो कि तुम कहां हो, क्या कर रहे हो। बहुत मुश्किल से संगठन बनता है और बहुत त्याग से बनता है। वो दर्द आडवाणी जी से पूछो कि और मुझे अब मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। अब जैसे कि आप सबको पता है, आप सब जाके एक बार सर्च भी करिएगा, नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार 2014 में वाराणसी सीट से लड़ने आए तो कितने वोटों से जीते? जब 2019 में लड़े तो कितने वोटों से जीते? 3.5 लाख, फिर 6 लाख। ठीक, अभी जाके देखिए कितने वोटों से लीड कर रहे हैं? 1.5 लाख क्या? 1 लाख, 1.5 लाख, 51,000 के आसपास हो गया। क्या आपको लगता है, अब नरेंद्र मोदी जी तो आते नहीं थे वाराणसी, वहां काम कौन करता था? संगठन के लोग ही काम करते थे, उनके बिहाफ में खड़े होकर। के बारे में बता दो, कुछ लोग तो अपने आप को नरेंद्र मोदी से ज्यादा ईगो दिखाते थे वहां पे। क्या हुआ? प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इतनी थी कि उनको कम से कम 3-4 लाख वोटों से जीतना चाहिए था।
आप सोच कर देखिए, अजय राय जिनको रेस में ही नहीं माना जा रहा था, वो 4.25 लाख के आसपास वोट लेकर आए, 4,75,000 के मैंने आसपास कहा वोट आ ना गया। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मोदी जी भले ही आके किसी का पांव छू रहे हैं, सफाई कर्मचारी का पांव धो रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन उनके भरोसे जो नेतागिरी कर रहे हैं ऐसे ऐंठ के चलते हैं। प्रणाम भी किया, प्रणाम भैया, अरे भाई जवाब तो दे दो मुस्कुरा के, क्यों तने हुए हो इतना, क्या हो? और ये व्यवहार जनता को बहुत टच करता है ये सब चीज। बनारस देखिए, बनारस को आप पैसे से नहीं खरीद सकते, वहां बना हुआ रस है, वो सब वहां विद्वान ही हैं और सब इगोइस्ट हैं। अगर आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और सामने से गुजरते हुए प्रणाम भैया किसी ने कहा तो मुस्कुरा के प्रणाम करने में क्या जाता है, लेकिन ऊपर की तरफ देखते रहते हैं। ये व्यवहार भी वहां मैटर कर रहा था। कुछ लोग बोल रहे थे कि मोदी जी के नाम पे तो निकल जाएगा, लेकिन इन लोग कहां से एकदम बड़ा गड़बड़ कर रहा है, कुछ लोग बता रहे थे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। देखिए, व्यवहार, कार्यकर्ताओं का व्यवहार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आमतौर पे विनम्र है। मैं छोटे कार्यकर्ताओं की बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं उन लोगों की सिर्फ बात कर रहा हूं जिनका अपना जनाधार नहीं है। संगठन ने उन्हें काम में लगाया है कि आप संगठन का निर्माण करो, एक एक लोगों को जोड़ो। आज अगर रिपोर्ट ली जाए कि आपने कितने लोगों को संगठन से जोड़ा तो बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा। मुझे याद है जब 2014 मतलब 2013 के पहले जब अमित शाह प्रभारी थे उत्तर प्रदेश के, तब एक एक बूथ पर एक ये सब अनुशासन में रहते थे डर के मारे। अमित शाह से ये डर के मारे। 2019 में भी जब अमित शाह अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस दौरान भी उन्होंने यूपी को एक चैलेंज के तौर पर लिया और मतलब आप उसे कह सकते हैं कि बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग की उन्होंने। वो आते थे यूपी में एक एक हफ्ते तक रहना, 5-5 दिन तक रुकना। अमित शाह ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से 15-16 हज़ार किलोमीटर एक एक हफ्ते में यात्रा की और उसका परिणाम 2019 में माफ़ कीजिएगा 2019 में 15-16 हज़ार किलोमीटर एक एक हफ्ते में यात्रा कर लिया अमित शाह ने। उसका नतीजा रिजल्ट में दिखा था। लेकिन अब जो है अमित शाह ने दूरी बनाई, योगी आदित्यनाथ की सही बात, संगठन दूरी नहीं बनाई अनुपम। क्या हुआ कि अमित शाह को यह बता दिया गया था, जो ग्राउंड रिपोर्ट जो भेजी गई थी उसमें यह कहा गया था कि अब यूपी की चिंता मत कीजिए, यहां तो क्लीन स्वीप कर ही रहे हैं, आप थोड़ा बाकी जगहों का ध्यान दे दीजिए, वहां हम कमजोर हो रहे हैं। तो वो बेचारे, उनको लगा कि सही में यूपी है, संभाल लेगा, और वहां पे मिस्टेक कर गए, वो थोड़ा सा चूक गए, भरोसा किया। खैर, आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में इतने खराब परफॉर्मेंस के पीछे क्या वजह रही है? जो एक बात मैं और बोलूंगा, जो दर्शक शायद समझेंगे, यहां ऑर्गेनाइजेशन देखने वाले कैसे लोग थे। सुनील बंसल, देखिए सुनील बंसल कैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। भूपेंद्र यादव, उनका ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का तरीका क्या है, कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार क्या है। और मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन चूंकि उन दोनों का नाम ले लिया तो यह भी कहना पड़ेगा, वर्तमान धर्मपाल जी। आम कार्यकर्ताओं से जाके एक बार आप सर्वे कर लीजिए, फीडबैक ले लीजिए, बहुत कुछ बातें सामने आ जाएगी, हर कुछ बोलने लायक। और मैं एक चीज और कहूंगा कि बीजेपी ने यहाँ एक और बड़ी गलती की है। भूपेंद्र यादव जैसे नेताओं को जो संगठन पिरोते थे, संगठन में अच्छा काम करते थे, उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए उतार दिया। नहीं, चुनाव लड़ाना उतारना, देखिए पार्टी का डिसीजन, मतलब अब ऐसा नहीं है कि इस बार सीटें कम आ गई तो सब कुछ गलत ही हुआ, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, निर्माण हुआ, जिस मेरा ये था कि सही समय पे सही अगर रिपोर्ट अगर योगी जी के पास पहुंचती या फिर अमित शाह के पास पहुंचती या शीर्ष नेतृत्व में किसी BL संतोष जी हैं, मोदी जी के पास पहुंचती, तो इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। मेरा यह है कि ये जो कम्युनिकेशन में गलत फीडबैक, योगी जी बार बार पूछते थे जी कि क्या हाल है तुम्हारे जिले का, अरे यहां चिंता मत कीजिए महाराज जी, बाकी बस यहां एकदम सब बम बम चकाचक। रिपोर्ट जब रिजल्ट आया था, ये क्या हो गया? और इसलिए वो नाराज है कि बुला के आज देखिएगा, क्लास लेते हैं सबका, ये क्या हुआ जी। विधानसभा वाइज बताया जा रहा था कि आप इतने हजार वोट से सब आगे हैं। और मैं बताऊं, बीजेपी के वोटरों को कुछ गर्मी ज्यादा लगती है, लेकिन यहां के संगठन के पदाधिकारियों को और ज्यादा गर्मी लग रही थी कि बहुत धूप है, कौन निकला, टेम्परेचर 42 डिग्री है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देख लीजिए, अच्छा रैली में है ना, आप देख लीजिए, तमाम फैसिलिटीज है, टेंट है, कुर्सी बैठने के लिए बनाया हुआ है, सब कुछ है, फिर भी वहां तक पहुंचाने में थोड़ा भार था। समाजवादी पार्टी कुछ नहीं, खाली फील्ड में ऐसे ही खड़ा होना, ऊपर कुछ नहीं है, फिर भी देखिए उनके वोटर कार्यकर्ता उत्साह में लगे हुए। थोड़ा सा कास्ट, ये उन्होंने बड़ा एक शार्प मूव लिया, उन्हें इस पूरे चुनाव को
खास करके समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने पूरे चुनाव को राहुल बना मोदी न बनने दिया और कैंडिडेट स्पेसिफिक बनाया इसे, कि जैसे आप कोई भी कैंडिडेट के ऊपर लड़ा कि मोदी जी को छोड़िए, ये कैंडिडेट आपका काम नहीं किया, ये कैंडिडेट काम नहीं किया। फिर कास्ट बार बार आके, आपको लगता है कि राहुल गांधी जो बोलते थे कि कास्ट सर्वे कराएंगे, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे कराएंगे, संविधान खतरे में आ जाएगा, दलित बस्तियों में जा के ये बताया गया है कि इस बार अगर मोदी आए तो आरक्षण समाप्त कर देंगे, संविधान बदल देंगे। और ये बात 5% लोग 10% लोग के बीच बैठे, लेकिन गहरे बैठ गई थी उनके दिल में कि मोदी आए तो संविधान बदल देंगे। ये बात दलितों को बर्दाश्त नहीं हुई। खैर, आपके हिसाब से क्यों हारी बीजेपी, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए NMF न्यूज।